और आपकी रोज रोज भी 4 होंगी, 4 कॉलम्स 4 रोज, अ टेबल विद 4 कॉलम्स एंड 4 रोज, 4 कॉलम्स एंड 4 रोज। पहले कॉलम में लिखेंगे सोर्सेस, दूसरे कॉलम में लिखेंगे पाथ डिफरेंस। पहले कॉलम में क्या लिखा? सोर्सेस। दूसरे कॉलम में क्या लिखा? पाथ डिफरेंस। तीसरे कॉलम में लिखा फेज डिफरेंस ऑफ वेव्स। क्या लिखा? फेज डिफरेंस ऑफ वेव्स। और चौथे कॉलम में लिखा टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ये हैं जी हमारे 4 कॉलम्स। अब आप ये करें कि यार किसी की ड्यूटी लगाते हैं क्लास में ना, लिंक वो पोस्ट किया। मैंने वैसे किया हुआ तो है मेरे ख्याल से, A2 है यार, मैं देखने नहीं को। नहीं किया हुआ बेटा, खुदा का नाम लो, मैंने कहा लिंक पोस्ट किया हुआ है? मैंने नहीं किया हुआ पोस्ट। अब क्या कर रही है बच्चों? कल से 6:45 पे ना क्लास शुरू हो जाएगी, तो मैं कल से ये करूंगा कि जल्दी सब चीजें अरेंज हो जाए। अच्छा, अब सोर्सेज में सबसे पहले लिखो इन फेज, सोर्सेज में सबसे पहले लिखो इन फेज, ठीक है। सोर्सेज में फिर लिखो 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज, फिर लिखो इन फेज, फिर लिखो 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज। बेटा एक काम करो, 2 रोज और भी बना लो। इधर लिखो इन फेज, इधर लिखो 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज। सो बेसिकली दीज आर केसेस ऑफ इंटरफेरेंस, दीज आर केसेस ऑफ इंटरफेरेंस। बना दिया टेबल? या हमने समझा हुआ है, बड़ी डिटेल में समझा हुआ है, मैं थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करके चल रहा हूं। पार्ट डिफरेंस था जी सबसे पहले एन लैम्डा, यहां पे था जी एन लैम्डा, यहां पे था n प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, यहां पे था n प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, यहां पे था 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2, यहां पे था 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2। यू आर कंप्लीटिंग दिस टेबल बाय योरसेल्फ। बेटा नोट्स लिखने लिखना है बेटा, लिखना। बेटा मेरी क्लास का जब पहला दिन होता है ना, तो आधे बच्चे में खुदा देते हैं, लिखवा के। जी बेटा, आप जो है ना क्लास में जब आएंगे तो नोटबुक होनी चाहिए। और अब एक चीज याद रखना, किसी भी टीचर की क्लास में विदाउट नोटबुक कभी नहीं जाना, इवन इफ यू आर टेकिंग अ डेमो क्लास स्टिल करो। फिर बेटा आपको एज अ स्टूडेंट ना चीजें पूरी रखनी है। अच्छा, फेज डिफरेंस ऑफ वेव्स, फेज डिफरेंस ऑफ वेव्स जो है, और मैं एक चीज और तुम सब लोगों को बता दूं कि जैसे अगर आप कहते हैं ना कि हम डेमो क्लास में टीचर को जज करेंगे, यू कैन नॉट। आप पता है टीचर को जज कैसे कर सकते हैं? पुराने बच्चों से पूछो कि लानत मिली है या कोई ग्रेड मिले। देयर इज नो अदर वे। ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग यू कैन नॉट जज। टीचिंग से आप ग्रेड गेस नहीं कर सकते। अच्छा देखो, फेज डिफरेंस ऑफ वेव्स, एन लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस है तो क्या बनेगा? इट वुड बी 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा। बेटा n का मतलब है 0 1 2 3 4, n इज इंटीजर, तो क्या आंसर्स आ जाएंगे? 0 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन ना। तो इन वैल्यूज के साथ इट वुड बी इन फेज या एंटी फेज? हाँ, जब n लैम्डा होता है ना, जब n लैम्डा होता है तो इन फेज पे इन फेज आता है। जब n लैम्डा का होता है ना डिफरेंस, बेटा n लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो जो सोर्सेस का फेज शिफ्ट होगा वेव्स का भी वही होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? इन फेज। अगर सोर्सेस इन फेज होंगे और वेव्स भी इन फेज हैं
तो बताओ इंटरफेरेंस कौन सी हुई? कंस्ट्रक्टिव। मेरा एक सवाल है, type of interference depends on the phase shift of sources or the phase shift of waves? Phase shift of waves. The only thing that matters is the phase shift of waves. तो आपने अगर देखना है कि इंटरफेरेंस कौन सी होगी तो आपको फोकस वेव्स पे करना है, सोर्सेस पे नहीं। क्लियर? नंबर 2 पे आ जाओ। अगेन एन लैम्डा। आला बेटा एन लैम्डा को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? 0, 1 लैम्डा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। बेटा जब इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो जो सोर्सेस का फेज शिफ्ट होता है वेव्स का भी वही फेज शिफ्ट होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा इज द पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है? एक वेव का डिस्टेंस, दूसरी वेव का डिस्टेंस और उस डिस्टेंस का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल ये है एक सोर्स अजहर। बेटा आपका क्या नाम है? फहद। फहद है दूसरा सोर्स। फहद कुछ नहीं होता, साद और अजहर, कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाएगा। साद और अजहर, साद ने बोला, अजहर ने बोला, साद ने बोला, अजहर ने बोला, दोनों की वेवलेंथ सेम थी। साद की जो वेव है उसने ट्रेवल किया 2 लैम्डा, अजहर की वेव ने ट्रेवल किया 2 लैम्डा। पावर डिफरेंस कितना हो गया? 0। पावर डिफरेंस कितना हो गया? 0। अब अगर सोर्सेस इन फेज हैं तो मुझे जो वेव्स मिलेंगी वो इन फेज होंगी, और अगर सोर्सेस एंटी फेज हैं तो जो मुझे वेव्स मिलेंगी वो भी क्या होंगी? एंटी फेज होंगी। ये इन फेज कब होंगे? इसने बोला इसका जब कंप्रेशन था तो साद का भी उसी वक्त पे कंप्रेशन था। अजहर का जिस टाइम पे रियर फ्रैक्शन था, साद का भी उसी टाइम पे रियर फ्रैक्शन था, और मेरे तक इनका पाथ क्या बना? 2 लैम्डा, 2 लैम्डा। अब समझ आ गई बात? अब मैंने कुर्सी को हटाया, मैं थोड़ा सा पीछे हो गया, अब मैं किसके करीब हो गया हूं? अजहर के या साद के? साद के। अजहर के। मैं अजहर के करीब हो गया। इसका पाथ बना 1.5 लैम्डा, इसका पाथ बना 2 लैम्डा। अब बताओ गैप कितना है? 1.5 2 लैम्डा, 0.5 इज हाफ लैम्डा। जब हाफ लैम्डा होगा तो सोर्सेस का जो भी फेज शिफ्ट होगा वेव्स का फेज शिफ्ट उसके ऑपोजिट होगा। फर्ज करें ये इन फेज थे तो मुझे जो वेव्स मिलेंगी वो एंटी फेज होंगी। मैं समझाता हूं क्या मतलब। इसने बोला और वो कंप्रेशन था, उसी टाइम पे ये भी बोला और इसका रियर फ्रैक्शन था। कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन मेरी तरफ है, जब मुझे मिलेंगे तो दोनों के कंप्रेशन या दोनों के रियर फ्रैक्शन मिलेंगे। अगर ये एंटी फेज थे तो मुझे इन फेज मिलेंगे, और अगर ये इन फेज थे तो मुझे क्या मिलेंगे? एंटी फेज मिलेंगे। क्यों? पावर डिफरेंस क्या था? लैम्डा बाय 2। मतलब मुझे वेव्स किस तरह से मिलेंगी? एक तो डिपेंड करता है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या चल रहा है, इन फेज या एंटी फेज। दूसरा, इनका मुझसे डिस्टेंस कितना है। अगर मैं अपनी जगह चेंज करता रहूंगा तो वेव्स का जो मुझ तक पहुंचने का पैटर्न होगा वो चेंज होता रहेगा। बात क्लियर? अच्छा अब आगे आते हैं। जब n लैम्डा होगा यानी कि 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, यानी कि अगर इससे डिस्टेंस है 3 लैम्डा और इससे 2 लैम्डा तो गैप कितना हो गया? 1 लैम्डा। अगर इससे 4 लैम्डा, इससे 3 लैम्डा तो गैप कितना हो गया? 1 लैम्डा। 5 लैम्डा, 3 लैम्डा, गैप कितना हो गया? 2 लैम्डा। इन सारे केसेस में जो इनका फेज शिफ्ट होगा मुझे भी वेव उसी तरह से मिलेंगी। अगर सोर्सेस का फेज शिफ्ट 180 है तो वेव्स का फेज शिफ्ट क्या होगा? 180 डिग्रीज आउट ऑफ phase. So beta n lambda is the path difference at which the waves have same phase shift as the phase shift of sources. अगर waves का phase shift है 180 degrees तो you will get constructive or destructive? Destructive interference. अगर कोई confusion बेटा इसमें? नीचे आ जाते हैं। n plus 1 by 2 lambda, मेरी बात सुने। n plus 1 by 2 lambda में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? n की जगह 0 पुट किया, क्या आ जाएगा? 0 plus 1 by 2। n की जगह 1 पुट किया, n की जगह 2 पुट किया, n की जगह 3 पुट किया, n की जगह 4 पुट किया, 0 पुट किया तो इट्स 1 by 2। जब हमने n की जगह 1 पुट किया तो इट इज 3 by 2। जब हमने n की जगह 2 पुट किया तो इट इज 5 by 2। जब n की जगह हमने 3 पुट किया इट्स 7 by 2। जब 4 पुट किया तो इट इज 9 over 2। ठीक है जी। तो n plus 1 by 2 lambda will give answers 1 by 2 lambda, 3 by 2 lambda, 5 by 2 lambda, उसके बाद 7 by 2 lambda and so on. Can I say that odd number multiple of half wavelength? Can I say that odd number multiple of half wavelength? तो इन सब वैल्यूज पे आपको क्या मिलेगा? n plus 1 by 2 lambda पे सोर्सेस का जो भी फेज शिफ्ट होगा वेव्स का फेज शिफ्ट उसका उलट हो जाएगा। अगर सोर्सेस इन फेज होंगे तो वेव्स एंटी फेज, और अगर सोर्सेस एंटी फेज होंगे तो वेव्स इन फेज। तो यहाँ पे इन फेज, तो यहाँ पे
180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज। तो अगर आपके पेपर में कभी सवाल हो, एमसीक्यू है फर्ज करें, एमसीक्यू दिया हुआ है कि फेज डिफरेंस ऑफ वेव्स इज ऑलवेज सेम एज फेज डिफरेंस ऑफ सोर्सेज, इट्स अ टिक और इट्स अ क्रॉस? इट्स अ क्रॉस। वेव्स का फेज डिफरेंस सोर्सेज के फेज डिफरेंस से हमेशा मैच नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस के ऊपर। ऑल क्लियर? तो इस केस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इस केस में बेटा ऐसे ना करो, वेव्स पे डिपेंड करता है। अगर वेव्स 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज होंगी तो डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, अब जहां पे आप लिख रहे हैं ना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, वहां पे ड्राइंग भी बनाते हैं। कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है? दोनों वेव्स का जो ओवरलैप है इट्स लाइक दिस। If they are transverse crest on a crest, trough on a trough. If they are longitudinal compression on a compression, rearfaction on a rearfaction. Destructive, what that means? If it's a destructive, the crest of one wave will fall on the trough of the other wave. It's a cancellation basically. It's a cancellation basically. ठीक है जी, आगे चलते हैं। n+1/2 lambda again. सिंपल रूल है, सोर्सेज जो भी होंगे वेव्स उसका ऑपोजिट होंगे, और नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 विल रिटर्न, ये वही है ना। तो इससे क्या हो जाएगा? अगर सोर्सेज हैं 180 के फेज शिफ्ट पे, तो वेव्स क्या होंगी बेटा? इन फेज। एंड इंटरफेरेंस, आज मैं इस तरह पढ़ा रहा था, ओ लेवल का बच्चा एक मुझे कहते सर चीखते क्यों है? इस तरह पढ़ा रहा था तो ओ लेवल का बच्चा कहते सर चीखे तो नहीं ना पढ़ा। अच्छा, इन फेज, तो इंटरफेरेंस कौन सी हो जाएगी? कंस्ट्रक्टिव। अजर तुम समझ रहे होगे कि मेरी बेइज्जती हो गई है? नहीं बेटा, बेइज्जती तब होती है जब 3 यूज आते हैं। अच्छा, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव, हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने इनको नंबर लिख दिए 1 2 3 4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 4 एंड 5 6? बताओ, 3 4 और 5 6 का मुझे डिफरेंस बताओ, पार्ट डिफरेंस में। बेटा पार्ट डिफरेंस वाले कॉलम में मुझे बताओ कि 3 4 की जो वैल्यूज हैं और जो 5 6 की वैल्यूज हैं उनमें क्या डिफरेंस है? मेरा सवाल समझ आ गया? मेरा सवाल ये है कि मुझे डिफरेंस बताओ, सिंपल इज दैट। बेटा सेम है, बेटा सेम है, मैंने सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया होगा। मतलब ये है जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको पढ़ा दूं, ये एग्जामिनर ने कई बार किया होगा, मैंने आपको पढ़ा दिया n+1/2 टाइम्स लैम्डा, आप खुश होकर पेपर में पहुंच गए, एग्जामिनर ने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, 2 को उसने लिया एलसीएम, बताओ ऊपर क्या आ जाएगा? 2n+1 टाइम्स ऑफ लैम्डा, उसने 2 को बाहर निकाल लिया, 2n+1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2। डोंट यू थिंक इट्स सेम? ठीक है, तो एग्जामिनर ये करता होता है, आप पढ़ोगे n+1/2 होल इनटू लैम्डा, वो कर देगा 2n+1 इनटू लैम्डा बाई 2। आप कहोगे ये हमारे साथ क्या हो गया? तो अब जरा इस पे आ जाओ, ये वही वैल्यूज हैं तो फिर वही चीज रिपीट नहीं होगी, तो इसका मतलब है ये भी लैम्डा बाई 2 वाली चीज है, ये भी कौन सी चीज है? लैम्डा बाई 2 के और नंबर मल्टीपल। तो अगर सोर्सेज होंगे इन फेज तो वेव्स क्या होंगी? फटाफट बताओ। वेव्स आर 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज, और अगर वेव्स होंगी 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज तो इंटरफेरेंस इज, साल बेटा मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? समझ आ रहा है ना? देखिए एक चीज याद रखें, अगर क्लास लेते हुए यू विल स्टार्ट थिंकिंग के मैं इसको रिटेन कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, तो आप फिजिक्स कभी कर ही नहीं सकती। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं भी स्टूडेंट होता ना और मैं इस तरह बैठा होता और टीचर इस तरह पागलों की तरह टेबल बनाता, ठीक है, मैं टेबल को देखता, मैं कहता ओए ओए ये तो बड़ा मुश्किल है, इसको मैं याद कैसे करूंगा? आपने सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, ये टेबल आपको समझ आ गया, दैट इज इनफ। रिटेन हुआ या नहीं हुआ फर्क ही नहीं करता, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, 90% ऑफ द थिंग्स जो हमें लगती है कि हमें रिटेन नहीं हुई, वो रिटेन हो चुकी होती है। जब हम बैठ के क्वेश्चन करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको यूं कहूंगा, जैसे अगर मेरा फिजिक्स का एग्जाम हो एज अ टीचर, तो एग्जाम से पहले पता है मुझे क्या लगेगा? मुझे 10% फिजिक्स आता है। ये हर बंदे के साथ होता है, ठीक है? आपने क्लास में बैठे हुए ना अपने मुतालिक जजमेंटल नहीं होना कि पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, बस समझो हो खुद से जाएगा। अच्छा अब देखें, 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेस, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। अच्छा अब आगे आते हैं, इसका बताओ क्या होगा?
सोर्सेज आर 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज, तो वेव्स क्या हो जाएंगी? इन फेज। तो इंटरफेरेंस कौन सी होगी? कंस्ट्रक्टिव। जबरदस्त, कॉपी कर लो फिर आगे चलो। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, पेपर में अब इसका सवाल किस तरह का आएगा? एग्जामिनर जो है, अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर को घर से मार पड़ी है या नहीं पड़ी, उसी बेसिस पे वो सवाल बनाएगा। तब अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जब λ/2 के ऑड नंबर मल्टीपल होंगे तो अगर सोर्सेज इन फेज हैं तो वेव्स एंटी फेज होंगी, और अगर वेव्स सोर्सेज एंटी फेज हैं तो वेव्स इन फेज होंगी। ठीक है, और अगर लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल हैं तो जो सोर्सेज का फेज होगा वेव्स का वही फेज होगा। डन। अब पेपर में सवाल किस तरह का आएगा? या तो एग्जामिनर एमसीक्यूज में सीधा सीधा ये टेबल पूछ लेगा, या एग्जामिनर इस तरह का सवाल दे सकता है जो हम कर रहे हैं। एक दो एग्जांपल्स करते हैं। फर्ज करें, और मैं आपको ज्यादा मुश्किल वाली एग्जांपल्स कराऊंगा। ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से यहां पे एक सोर्स है S1, कॉपी करो, और यहां पे एक सोर्स है S2। S1 का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है 10 सेंटीमीटर, और S2 का जो ये डिस्टेंस है ये है जी 7.5 सेंटीमीटर। S1 का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। S2 का डिस्टेंस कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। S2 जो है वो मूव करता है, S2 चला जाता है किस में जी? मोशन। S2 स्टार्ट्स टू मूव, कॉपी कर लो, S2 स्टार्ट्स टू मूव। अच्छा, अब हम सवाल लिखते हैं जी, लिखो S1 and S2 are sources of sound. S1 and S2 are sources of sound having speed of wave. Speed of wave आपको पता है सब sources के लिए same होती है, given that if the medium is same. Speed of wave is same for all the sources given that the medium is same. For example, if all of us are speaking, तो sound की speed किसी भी बंदे की वही हो, अजहर की भी वही स्पीड, मेरी भी वही स्पीड, साद की भी वही स्पीड। समझ आ गई बात? स्पीड जो है वो सबके लिए क्या होती है? सेम होती है। स्पीड ऑफ वेव्स हैविंग स्पीड ऑफ वेव्स ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड एंड frequency of waves of 5,000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है? 5,000 हर्ट्ज। और स्पीड ऑफ वेव कितना है जी? 340 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब क्वेश्चन का लिखो ए पार्ट, फाइंड वेवलेंथ। बेटा अब इससे आसान सवाल तो कोई हो नहीं सकता, तो इसका आपको मिलेगा 1 मार्क। इसका आपको क्या मिलेगा? 1 मार्क। हाँ जी, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अच्छा, लैम्डा जहां पे लिखा हुआ है ना, वहां पे एग्जामिनर ने इस तरह डैश 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 लिख के आगे सेंटीमीटर लिखा हुआ है। क्या चाहता है एग्जामिनर? आप सेंटीमीटर में आंसर लिखो। तो V की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बताओ जरा? 340। F की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 5,000, और साथ में लिखूंगा लैम्डा। तो ये बन जाएगा 340 ओवर 5,000, और ये बन जाएगा मेरे पास लैम्डा। कोई बच्चा मुझे बताएगा लैम्डा का आंसर क्या आ गया? 0.068। तो बेटा लैम्डा का आंसर बन गया 0.068, लेकिन मीटर्स में, क्योंकि एसआई यूनिट्स यूज करोगे तो कौन सा यूनिट मिलेगा? एसआई यूनिट मिलेगा। बेटा 0.068 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे? इनटू 100 करना पड़ेगा ना। हाँ, इनटू 100 किया तो 6.8 सेंटीमीटर। ये लो जी, 6.8 सेंटीमीटर हो गई वेव। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब लिखो क्वेश्चन का बी पार्ट। क्वेश्चन का कौन सा पार्ट? बी पार्ट।
लिखो द सोर्स S2 is moved downwards. The source S2 is moved downwards, and after moving a distance d, and after moving a distance d, it reaches a position x, यानी कि उसी वर्टिकल लाइन पे मूव किया, मोशन बताया होगा. The source S2 is moved downwards, and after moving a distance d, it reaches a position x where it is held. मतलब फिर उसको x पे क्या कर देते हैं, रोक देते हैं. समझिए ये बात, where it is held. ये पता है हेल्ड वाली बात क्यों कही है? क्योंकि मूविंग होगा तो डॉपलर इफेक्ट भी हो जाएगा. जब रुक जाएगा फिर तो नहीं होगा ना, तो ये रुक गया, where it is held. अगली बात पे आ जाओ, लिखो we get constructive interference. We get constructive interference at point P when S2 is at x. Find distance d. क्या आपको सवाल समझ आ गया? Find distance d. अभी एक चीज और भी बतानी है. Given that the sources are given that the sources are 180 degrees out of phase. मुझे कोई जल्दी नहीं है, पुरस्कून तरीके से आप लोग करें. क्या सवाल समझ आ गया? जो S2 वाला सोर्स है ना, उसको हम नीचे ले जाते हैं, एक जगह आती है, उसको हम x कहते हैं. जब वो S2 x पे पहुंचते हैं तो पॉइंट P पे we get a bright thing, we get a constructive interference, we get a loud sound because it was a constructive interference. तो आपने बताना है कि उसने डिस्टेंस d कितना मूव किया था. शाबाश, सवाल समझ आ गया? चलो, जिसका आंसर आ जाए मुझे बताना है. नहीं, गलत. इसके 2 आंसर्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसके ज्यादा सारे आंसर भी हो सकते हैं. मैंने ये नहीं कहा कि फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव, सेकंड कंस्ट्रक्टिव, थर्ड कंस्ट्रक्टिव, मैंने कहा सिर्फ कंस्ट्रक्टिव. मेरी बात समझ आ रही है? तो इसके मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं. लेकिन अगर आपको एग्जामिनर एक आंसर कह रहे तो आप एक आंसर बता देंगे, क्योंकि इसके इन्फिनिट आंसर्स हो सकते हैं. सवाल समझ आ गया या नहीं आ गया? सोर्सेज हैं एंटी फेज. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब पाथ डिफरेंस होगा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2. बेटा एंटी फेज सोर्सेज इन फेज वेव्स तब देते हैं जब पाथ डिफरेंस होता है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2. इनमें से कोई भी एक वैल्यू पे हम वर्क कर सकते हैं. ठीक है, तो d की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, d की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, हम पूरी एक सीरीज भी बना के दे सकते हैं. तो अब अगर हम इसको यूं लेके चलें, लिखें जरा, सोर्सेस 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज. अच्छा, इंटरफेरेंस कौन सी है? इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव. अच्छा, मुझे ये बताएं कि 180 डिग्रीज वाले सोर्सेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब देते हैं? जब पाथ डिफरेंस कितना होता है?
जी, जब पाथ डिफरेंस होता है λ/2 या पाथ डिफरेंस होता है 3 λ/2 या पाथ डिफरेंस होता है 5 λ/2 या पाथ डिफरेंस होता है 7 λ/2। यहां तक आपने क्या सीखा? पहला स्टेप ये होता है कि आप क्वेश्चन की जनरल कंडीशन को अंडरस्टैंड करें, नॉट द स्पेसिफिक क्वेश्चन। पहला कंडीशन क्या होता है कि आप क्वेश्चन की जनरल कंडीशन को अंडरस्टैंड करें। सोर्सेज है 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज, कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा। अब मैं यहां तक रुक गया, मुझे बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन है? पक्का? अच्छा, अब मुझे आप बताएं लैम्डा कितना मिला था थोड़ी देर पहले? 6.8 था या 3.4 था, क्या था? 6.8 लिख दो। ठीक है, अब लिखें फर्स्ट वैल्यू ऑफ टी। क्या लिखेंगे? फर्स्ट वैल्यू ऑफ टी, फर्स्ट वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, अब मैं समझाता हूं बात है। मुझे बताएं ये 10 सेंटीमीटर फिक्स है या वेरिएबल है? फिक्स है। 7.5 सेंटीमीटर जो है इसमें डी ऐड हो जाएगा। वजह, जब ये मूव करेगा नीचे की तरफ, अगर इसने डी नीचे मूव किया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताएं आप? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि S1 की वेव हमेशा 10 सेंटीमीटर मूव करेगी? S1 की वेव हमेशा 10 सेंटीमीटर मूव करेगी। S2 की वेव मूव करेगी 7.5 से ज्यादा, और कितना मूव करेगी? 7.5 प्लस डी। ठीक है, तो एक काम करो, लिखो पाथ 1। अच्छा, आपने ना सवालों को रट्टा नहीं मारना, आपने मेरे मेथड को ऑब्जर्व करना है, मेरी अप्रोच क्या है। मैंने सवाल देखा, फिर मेरा जो नॉलेज था वो लिखा, फिर मैंने देखा कि स्पेसिफिकली वो क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले मैंने उसका जनरल कॉन्सेप्ट देखा, जनरल कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ, फिर स्पेसिफिकली वो क्या पूछ रहे हैं। पाथ 1 will remain 10 centimeter. What do you think? What is path 2? Can I say that path 2 will be 7.5 plus d centimeter? कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। अब पाथ 1 पाथ 2 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो आंसर नेगेटिव λ/2 भी आ सकता है, पॉजिटिव λ/2 भी आ सकता है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब आपको ये नहीं पता कि पाथ कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि हमें नहीं पता डी कितना होगा, तो λ/2 भी चलेगा, नेगेटिव λ/2 भी चलेगा, 3 λ/2 भी चलेगा, नेगेटिव 3 λ/2 भी चलेगा। जैसे आप कंडीशन में लिखते हैं ना λ/2 वो प्लस माइनस होगा, 3 λ/2 प्लस माइनस होगा, उधर भी मिलेगा उधर भी मिलेगा, क्योंकि दोनों में से एक बड़ा एक छोटा दोनों चलेंगे। अब ये देखें, अगर मैं करता हूं 10 सेंटीमीटर, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 7.5 प्लस डी, और मैंने इसको इक्वेट कर दिया λ/2 के साथ। अगर मेरा डी नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है ये वाला डिस्टेंस अप्लाई नहीं होगा। डी का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, डी का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर डी नेगेटिव आ गया तो फिर मैं दोबारा सॉल्व करूँ। ठीक है, अच्छा मैं इसमें क्या एज्यूम कर रहा हूँ, 10 पड़ा है या 7.5 प्लस डी पड़ा है? 7.5 प्लस डी छोटा है, मेरा आंसर पॉजिटिव λ/2 आ रहा है। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने इसके आंसर को पॉजिटिव लिखा हुआ है नेगेटिव लिखा हुआ है? पॉजिटिव। तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर इज बिगर देन 7.5 प्लस डी सेंटीमीटर। ये अदर वे अराउंड हो सकता है या नहीं हो सकता? ये अदर वे अराउंड भी हो सकता है। मुझे क्या पता डी कितना है, अब आ गई समझ? अच्छा, अब अगर ये मेरा अजम्पशन गलत हुआ, पॉसिबिलिटी ना हुई, तो मेरा आंसर डी का आ जाएगा नेगेटिव, फिर मैं अदर वे अराउंड दूसरी तरह से सॉल्व करूंगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखें 10 सेंटीमीटर माइनस 7.5 माइनस डी इज इक्वल टू लैम्डा की जगह पुट कर दो 6.8/2। अच्छा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.5 माइनस डी इज इक्वल टू 3.4। बेटा आंसर आ गया नेगेटिव, इसका मतलब है ये पॉसिबल था ही। यानी कि ऐसी कोई वैल्यू जिस पे 10 सेंटीमीटर बड़ा हो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा 2.5 माइनस 3.4, किसके इक्वल आ गया? डी के ना। डी क्या आ गया? नेगेटिव 0.9, जिसका मतलब है ये पॉसिबल, जिसका मतलब है ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात समझ आई है आपको या ऊपर से गया है? बताओ जी। मैं इसके साथ क्या लिखूंगा? नॉट पॉसिबल। साल बेटा जब मैंने इसको सॉल्व किया ना,
तो मैंने ये समझा कि 10 होगा बड़ा, 7.5 प्लस डी होगा छोटा, ठीक है। यानी कि अब मैं आसान जबान में बताता हूँ, 10 और 7.5 का डिफरेंस था 2.5। अब 2.5 को कम करते करते मैं समझ रहा हूँ कि 3.4 हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? जब मैं मूव करूंगा नीचे की तरफ तो 2.5 कम होगा या बढ़ेगा? थोड़ा सा बोर्ड पे देखें, एक साइड का डिस्टेंस है 10, दूसरी साइड का 7.5। व्हाट इज द इनिशियल पार्ट डिफरेंस? 2.5। जब S2 नीचे मूव करेगा तो पार्ट डिफरेंस कम होता जाएगा या ज्यादा होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वेव ने ट्रेवल किया 10, दूसरी ने ट्रेवल किया 7.5। जब S2 नीचे जाएगा तो 7.5 होता जाएगा 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, फिर 8। तो पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब मैं होप क्या कर रहा था कि 2.5 को मैं कम करूंगा, जब मैं जी ट्रेवल करूंगा तो 2.5 कम होता जाएगा। क्या 2.5 कम होते होते 3.4 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। देखें, एक साइड से डिस्टेंस कितना था 10, दूसरी साइड से कितना था 2.5, ठीक है। तो आपका जो ओवरऑल पार्ट डिफरेंस था वो था 2.5, क्योंकि 10 और 7.5। अब 7.5 बढ़ना है या कम होना है? जब S2 नीचे जाएगा तो 7.5 बढ़ता जाएगा। 7.5 जब बढ़ेगा तो डिफरेंस कम होगा या बढ़ेगा? 7.5 जब बढ़ेगा, देखें, इससे मेरा डिस्टेंस है 10, इससे मेरा डिस्टेंस है 7.5, ये दूर जाना शुरू हो जाता है। तो 7.5 क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है S1, ये है S2। S1 से मेरा डिस्टेंस है 10, ये फिक्स है। अजहर खड़ा हुआ चलना शुरू कर दिया। अब ये 7.5 जब बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये मुझसे दूर जा रहा है, तो इनका जो गैप होगा वो कम नहीं होता जाएगा। इससे मेरा डिस्टेंस बन रहा है 10, इससे बन रहा है 7.5, तो इनिशियल डिफरेंस कितने का हुआ? 2.5 का। जब ये दूर जाएगा तो 2.5 2.4 होगा, 2.3 होगा, 2.2 होगा, 2 होगा। तो क्या इसमें 3.4 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, इसलिए आंसर नेगेटिव आ गया। अब समझ आ गई बात? अच्छा, अब अगर हम दोबारा सॉल्व करते हैं, लिखो अल्टरनेटली। क्या लिखना है? अल्टरनेटली। अगर हम अल्टरनेट मेथड लेते हैं, अल्टरनेट मेथड क्या है? अल्टरनेटली आपने ये इज्यूम किया कि 7.5 प्लस डी 10 से बड़ा हो गया। आपने क्या इज्यूम किया कि डी इतना डिस्टेंस था कि आप 10 से आगे चले गए। समझ आ गई बात? उस केस में फिर अगर आप करते हैं 7.5 प्लस डी -10, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस λ/2। और अगर कोई बंदा कर दे 10 माइनस 7.5 प्लस डी, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? -λ/2। अगर आप करेंगे बड़ा माइनस छोटा तो आंसर पॉजिटिव, अगर आप करेंगे छोटा माइनस बड़ा तो आंसर नेगेटिव। आइए समझ बेटा, अगर आप करेंगे बड़ा माइनस छोटा तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और अगर आप करेंगे छोटा माइनस बड़ा तो आंसर क्या आ जाएगा? अजर, छोटा माइनस बड़ा किस में किया है, 1 में या 2 में? छोटा माइनस बड़ा किस में किया है, 1 में या 2 में? 1 में हमने किया है बिगर, क्या किया है? बिगर माइनस स्मॉलर। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? पॉजिटिव। 2 में हमने किया है स्मॉलर माइनस बिगर, तो आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। तो अब मेरी एक बात सुन लो, दोनों पाथ्स में से आप इज्यूम करेंगे कि पाथ 1 और पाथ 2 में से कोई एक बड़ा पाथ। फर्स्ट करें, आपने इज्यूम कर लिया कि पाथ 1 इज द बिगर पाथ, इज द लॉन्गर पाथ। तो पाथ 1 माइनस पाथ 2 जो है वो होगा पॉजिटिव, और पाथ 2 माइनस पाथ 1 क्या होगा? नेगेटिव। तो आपको इक्वेशन लिखते हुए ये ख्याल रखना है। समझ आ गई बात? अब इनमें से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करो डी के लिए। आप इनमें से किसी एक इक्वेशन को डी के लिए सॉल्व, किसी एक को। और ये दोनों सेम है बेटा जी। जैसे हम कहते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू +5, तो y माइनस एक्स इज -5। ऑर्डर चेंज करने से साइन चेंज हो जाता है। डी के लिए सॉल्व करो, शाबाश। क्या आ गया? 7.5 प्लस डी -10 इज इक्वल टू प्लस λ/2, यानी कि प्लस λ/2 आपके पास हो गया +3.4। बेटा देखते हैं ना, अभी तक जरूरत नहीं। अच्छा देखें, अब इसका आ जाएगा 7.5 -10, तो ये कितना हो गया? डी -2.5
इज इक्वल टू 3.4। तो d इज कितना आ गया बेटा जी? 3.4 प्लस 2.5, तो इट इज 5.9 सेंटीमीटर। अच्छा मेरी एक बात सुन लें, उसके बाद ऑब्वियसली टाइम भी हो गया, लेकिन एक मेरी बात सुन लें। आपका इनिशियल डिस्टेंस कितना था? 7.5। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप 2.5 फर्दर मूव करेंगे तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सोच के बताओ। 7.5 है आपका इनिशियल डिस्टेंस, आपने फर्दर मूव किया 2.5, तो उस वक्त आपका पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। उस वक्त आपका पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सोर्सेज एंटी फेज हैं, तो जीरो पाथ डिफरेंस पे आपको कौन सी इंटरफेरेंस मिलेगी? सोर्सेज एंटी फेज हैं डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको क्या चाहिए? λ/2। अब आपने फर्दर मूव किया 3.4, अब पाथ डिफरेंस कौन सा बनेगा? यही वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस। यही वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपका क्या बन जाएगा? पाथ डिफरेंस। तो ओवरऑल आपने मूव कितना किया? ओवरऑल आपने मूव किया कितना डिस्टेंस? 5.9 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हुआ कि आपने कितना मूव किया? 5.9 सेंटीमीटर। दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। कोई कंफ्यूजन अब यहां तक? यहां से आगे कर दीजिए। अच्छा आप पता है होता क्या है? टेबल तो बड़ा आसान था, जब मैंने सवाल दिया तो फिर धुआं निकल गया। जब मैंने आपको टेबल दिया तो आपने कहा ओए होए मजे की चीज। जब सवाल दिया तो आप डी में फंस गए। समझ आ गई बात? तो एग्जामिनर जो कैमरेज वाला होता है वो यही हरकत करता है। कॉन्सेप्ट होता है सिंपल, सवाल घुमा के देता है। ठीक है, तो आपने इसी चीज पे फोकस करना है। तो हर तरह का जो है ना कॉन्सेप्ट, उसकी 2-3 ऐसी एग्जांपल्स करनी है जिसमें आपका दिमाग घूमे। जब दिमाग, कोई बात नहीं, आपने यही वाला सवाल दोबारा करना। सवाल समझ आ गया? पक्का? चले इसके आगे कर। हाँ बताएं। हाँ हाँ हाँ, अगर ऊपर जाता तो इसको जाना पड़ता 7.5। अब ऊपर अगर जा रहे तो 3.4 बनने के लिए 0.9 ऊपर जाएगा। 0.9 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। उसको नेगेटिव कहें पॉजिटिव कहें, लेकिन ऊपर जाएगा। 2.5 इनिशियली मिला ना बेटा, आप बताएं जरा। अगर S2 ऊपर जाता तो उसको कितना ऊपर जाना पड़ता टू गेट अ पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2? 3.4 बनाना है ना, 2.5 है इनिशियल, 0.9। चलें जी इसके आगे का।